तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 4 फरवरी और 6 फरवरी। इसके लिए हम लोग इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलो हम लोग वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपयोगिता का गुणवाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मार्शल, ऑप्शन बी में हिक्स, ऑप्शन सी में पिगू दिया गया है, ऑप्शन डी में किट्स दिया गया है। तो एक राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मार्शल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कि किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो किसमें? तो अति अल्पकाल में या दीर्घकाल में या अल्पकाल में या इनमें से कोई नहीं। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दीर्घकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि उदासीनता वक्र होता है। तो उदासीनता वक्र कैसा होता है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूल बिंदु की ओर अनुत्तर होता है, अनुत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पूरक वस्तु, आरामदायक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु या आवश्यकता वस्तु या आवश्यक वस्तु। तो 4th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको हम लोग स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। यानी कि हम लोग बिस्कुट को चेंज कर सकते हैं कि इस बिस्कुट के बदले हम दूसरा बिस्कुट भी ले सकते हैं ना। तो ये हुआ स्थानापन्न वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है। तो इसमें उत्पत्ति का साधन क्या है? तो भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है। तो 5th का राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि एमआर को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो एमआर है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। जो एकाधिकार यानी कि एकाधिकार का विशेषता नहीं है। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए, एक क्रेता और अनेक विक्रेता। एक क्रेता है लेकिन अनेक विक्रेता है, ये एकाधिकार में नहीं होता है। एकाधिकार में होता है एक क्रेता होता है, अनेक इसका जो एकाधिकार में जो होता है वो अनेक क्रेता विक्रेता होता है लेकिन क्रेता एक होता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8 कि मांग वक्र की ढाल होती है। तो मांग वक्र की जो ढाल होती है तो क्या होती है? तो वो ऋणात्मक होती है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की क्या क्या केंद्र समस्या है? तो 9 का क्या हो जाएगा? साधनों का आवंटन भी हो जाएगा, आर्थिक विकास भी हो जाएगा, साधनों का कुशलतम उपयोग भी होगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है? तो वस्तु कीमत निर्धारण होती है, साधन कीमत निर्धारण होती है, या आर्थिक कल्याण या उपयुक्त सभी। तो 10th का राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि पूर्ति बेरोजगार होती है। इसमें पूछा जा रहा है कि पूर्ति बेरोजगार होती है तो किसमें होती है? अति अल्पकाल में, दीर्घ काल में या प्रारंभिक काल में या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अति अल्पकाल में होता है, पूर्ति बेरोजगार होती है इसमें ही। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो उत्पत्ति का साधन कौन नहीं है? तो भूमि भी है, श्रम भी और पूंजी भी है, लेकिन ये मुद्रा है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि माइक्रोज किस भाषा का शब्द है। तो माइक्रोज किस भाषा का शब्द है? अरबी, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी। तो माइक्रो जो है वो एक प्रकार का ग्रीक भाषा का शब्द है और मिक्रो भी है। माइक्रो और मिक्रोज दोनों ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 कि आर्थिक संहिता मूल्यतः किस तत्व की समस्या है। तो चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुनाव। आर्थिक समस्या जो मूलतः है वो चुनाव की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है उपयोगिता की। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया कि उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, या ऑप्शन नंबर डी
तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 नंबर कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो उपयोगिता को कैसे मापा जा सकता है? मुद्रा के द्वारा या वस्तु के विनिमय द्वारा या वस्तु के वजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग उपयोगिता को मापा जा सकता है वो मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, यानी कि पैसा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17 नंबर कि निम्न में से कौन गोसेन का दूसरा नियम कहलाता है? गोसेन का दूसरा नियम किसको कहते हैं? तो गोसेन का दूसरा नियम हो जाता है प्रथम नियम हो जाएगा उपयोगिता का ह्रास नियम हो जाएगा, प्रथम नियम। लेकिन दूसरा नियम क्या हो जाएगा? तो दूसरा नियम आप सभी का होगा वो समसीमांत उपयोगिता नियम हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नंबर कि जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई की मांग को प्रभावित करता है, मतलब एक्स वस्तु है उसमें कीमत में परिवर्तन होता है तो वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, तब यह मांग कहलाती है। ये मांग को क्या कहते हैं? कीमत मांग कहते हैं, आय मांग कहते हैं, या तिरछी मांग, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि इस सभी को कहते हैं, कीमत मांग भी कह सकते हैं, आय मांग भी कह सकते हैं, तिरछी मांग भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? जो उत्पादन फलन है उसमें उत्पादन किसका फलन है? कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, या कुल व्यय का, या उपयुक्त सभी। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पत्ति के साधनों का। तो उत्पादन फलन की उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पत्ति के साधनों का है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो मौद्रिक लागत है उसमें से निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है? सामान्य लाभ को, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें, या उपयुक्त सभी। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? वह समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई या तो एक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का, तो क्या हो जाएगा? आय एवं रोजगार सिद्धांत, ये भी होगा। सामान्य कीमत स्तर पर मुद्रास्फीति 21 का क्या हो जाएगा? तो ये भी ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। व्यापार चक्र का सिद्धांत भी हो जाएगा, लेकिन 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं कि पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। जो पूंजी के जो स्टॉक है उसकी वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? पूंजी ह्रास कहते हैं, पूंजी लाभ, पूंजी निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर आप सभी का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूंजी हम लोग निर्माण कहते हैं, पूंजी निर्माण। क्वेश्चन नंबर 23 की प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो प्रवाह है उसके अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो 23 का क्या हो जाएगा? तो 23 का आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपभोग भी होगा, आय भी, निवेश भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 नंबर ये प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या सम्मिलित होता है? कृषि। तो प्राथमिक में ये होता है या खुदरा व्यापार, या लघु उद्योग, या यातायात। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो अंतर्गत आता है वो कृषि आता है। कृषि द प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 25 कि एनएनपी एमपी निम्न में से किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीएनपी एमपी माइनस घिसावट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26 नंबर कि राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? जो राष्ट्रीय आय है उसमें निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? लागान मजदूरी को, लागान वेतन को, लागान लाभ को। तो इसका राइट आंसर सभी में मिलकर दिया गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगान भी होगा, मजदूरी वेतन भी होगा, ब्याज लाभ, ये सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? तो एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या तो सभी। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में ये सम्मिलित होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में, तो 28 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें तो मध्यवर्ती वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी 28 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, पुरानी वस्तुओं की क्रय विक्रय भी होगा और मध्यवर्ती। सॉरी, मैंने आप लोगों को थोड़ा गलत बता चुका था, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था?
तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1949। और आप लोग कमेंट में बताओ कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 कि कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडी बराबर ए एस हो जाएगी, एडी बराबर ए एस। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और इसका आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो चाहे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।